नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने अपने वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 1 आप लोग के सामने प्रस्तुत किया था, जिसके तहत मैंने मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की थी। बताया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय संविधान में कहाँ से लाया गया, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मौलिक अधिकार विश्व में किस देश से लिया गया है, भारत में किस देश से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स क्या है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल संविधान में थी। इन सब का डिस्कशन मैंने पिछले क्लास में किया था। इसके साथ मैंने यह भी बताया था कि मूल संविधान में 7 मूलाधिकारों की चर्चा थी, लेकिन आर्टिकल 19(1) के च और 31 में जो एक मूलाधिकार था, संपत्ति का मूलाधिकार, उसे बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया और उसे मौलिक अधिकार से कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जिन 6 मूलाधिकार की चर्चा हमको करनी थी, उसमें एक मूलाधिकार जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18, उसकी चर्चा मैंने वीडियो के पार्ट 1 में कर दी है। आज मैं पार्ट 2 के अंतर्गत दूसरे अपने मौलिक अधिकारों की चर्चा करूंगा और वह अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, यह अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक में अंकित है। अब इसमें क्या है कि 19, 20, 21 और 22 इन सभी की अलग अलग चर्चा करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 19(1) जो है एक ऐसा मूलाधिकार है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी कहीं पर आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो यह मूलाधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। मतलब यह मूलाधिकार जो है क्या होगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। इसको निलंबित करने के लिए कोई घोषणा नहीं करनी पड़ती। आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, तो यह मूलाधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं जो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, इसको हम जानेंगे। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान है 20 और 21। यह एक ऐसे मूलाधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह आपातकाल हो या कोई परिस्थिति हो, इस दोनों आर्टिकल को या इन दोनों मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निरसित नहीं किया जा सकता या इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, 19 जो है वह स्वतः निलंबित होता है, 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं हो सकता, और 22 जो है इसमें 2 पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला इसका जो पार्ट होता है 22 का, उसमें क्या है, पहला ही हम लोग समझेंगे कि यह पार्ट क्या है। तो इसमें अंकित किया गया गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसमें क्या है कि 22 का 1, 2 में क्या है, 1, 2 और 3 जो है वह गिरफ्तारी के संबंध में है, और 4 से लेकर 7 जो है वह निवारक निरोध के संदर्भ में है। निवारक निरोध क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे। सिंपल सा हम इसको अभी शॉर्ट में समराइज प्रस्तुत कर दिए कि क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम आते हैं एक एक करके आर्टिकल में। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा 19, आर्टिकल 19। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, ये समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 19 जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी इसी में अंकित है। तो आर्टिकल 19 क्या है, वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता ऑब्लिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको 6 बुनियादी भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 बुनियादी। तो यह 19 का 1 ही है, वाक स्वतंत्रता ऑब्लिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक स्वतंत्रता जो है वह कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाक स्वतंत्रता जो है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता है, मौलिक विशेषता है। इन दोनों में अंतर क्या है वाक स्वतंत्रता में, कि वाक स्वतंत्रता में कभी भी कुछ भी बात, मतलब जो बात देश के खिलाफ न हो, लेकिन हम वह बात रख सकते हैं। अभिव्यक्ति वह तो लिखित हो सकता है या सांकेतिक हो सकता है, किसी भी तरीके से अपनी भावना की अभिव्यक्ति। तो यह भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता,
प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, सूचना का अधिकार, ये सारे भाग जो हैं इसी के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार यह किस आर्टिकल से संबंधित है, सूचना का अधिकार 2005, तो आप बताएंगे आर्टिकल 90। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, जैसे आपको मालूम होगा नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था जिसके तहत उनको यह जीत मिली थी कि आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, सिर्फ सरकारी बिल्डिंगों में होता था, अपने घर में आप नहीं फहरा सकते थे। लेकिन यह जो डिसीजन दिया नवीन जिंदल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, यह इसी आर्टिकल में शामिल किया गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसको जो 6 भाग में बांटा गया है, उसका दूसरा जो प्रोविजन है, दूसरा जो प्रावधान है आर्टिकल 19 का 2, इसमें क्या है कि आप जो है कहीं भी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। मतलब बिना हथियारों के आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक ऑब्लिक निरायुध सम्मेलन। यह आर्टिकल 19 का 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत बंद का अधिकार या हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। क्लियर है? तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है इसका, शांतिपूर्वक सम्मेलन के बाद तीसरा आर्टिकल 19 का 3 जो कहता है, वह कहता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता? संगम ऑब्लिक संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप अपना संघ बना सकते हैं और इसी के आधार पर, इसी आर्टिकल के आधार पर राजनीतिक दल अपना संघ बनाते हैं, मजदूर दल अपना मजदूर संघ अपना एक यूनिटी एक संघ बनाते हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19 के तहत संगम ऑब्लिक संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है देखिएगा, चौथा आर्टिकल 19 का 4 क्या कहता है? आर्टिकल 19 का 4 कहता है कि आप जो हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से आवागमन कर सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं। यह आपका आर्टिकल 19(4) के तहत यह प्रावधान है, आवागमन। आर्टिकल 5, आर्टिकल 19 का 5 क्या कहता है? जब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो क्या करना है कि आपको बसने की स्वतंत्रता भी दे दी गई कि आप जो है वहां पर निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। निवास ऑब्लिक बस जाने की स्वतंत्रता। देखिएगा दोनों, एक पॉइंट आपको एक ही लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा माइन्यूटली इसमें अंतर है। निवास होता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए, और बस जाना मतलब परमानेंट सेटल कर जाना। तो निवास ऑब्लिक बस जाने की स्वतंत्रता, यह है आर्टिकल हमारा 19 का 5। 19 का 6 क्या कहता है? 19 का 6 जो है अब निरसित हो गया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति एकत्रित करने का अधिकार, जो अब निरसित हो गया है। और कहां चला गया है? 300 के क में चला गया है। और क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्या है? 7वां 19 का, यह है आप जो है जहां भी जाइएगा तो आपको भोजन पानी भी चाहिए, भोजन पानी खाना पानी चाहिए। तो कोई तो फ्री में देगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? अपना व्यापार करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो आजीविका, आजीविका ऑब्लिक जीविका, आजीविका ऑब्लिक व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब क्या पॉइंट है यहां पर कि सारे पॉइंट जो है आप रट जाइएगा, लेकिन होगा क्या कि जब एग्जाम हॉल में पहुंचिएगा रटिएगा, भूल जाइएगा। तो उसको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सरकार के कार्यों से असंतुष्ट हो या कोई कार्य से वह असंतुष्ट है, तो क्या करता है? वह लोगों के बीच में जाकर कुछ बोलता है, अपनी बातों को रखता है, अपनी भावनाओं को रखता है कि वह इन नीतियों से असंतुष्ट है। क्लियर है? तो पहला जो 19 का वह हो गया वह वाक स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब क्या है कि जब वह बोलेगा तो क्या करेगा? जब वो बोलने लगेगा तो कुछ भीड़ जमा होगी, लोग सुनने के लिए आएंगे, तो क्या होगा? शांतिपूर्वक सम्मेलन यह हो जाएगा, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो क्या होगा? शांतिपूर्वक सम्मेलन होगा।
जब शांतिपूर्वक सम्मेलन होगा उसमें मान लिया 1000-2000 लोग आए, 500 लोग आए, 200 लोग आए, तो उनमें से कुछ लोग जो है वह उस बोलने वाले व्यक्ति की भावना से एग्री हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि यह आदमी ठीक बोल रहा है, तो उसके साथ जुड़ जाते हैं और वे आपस में मिलकर एक संघ बना लिए। यह हो गया संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और जब संघ बना लेंगे तो क्या होगा, उनका क्षेत्र विस्तृत होगा, वह लोगों से मिलने के लिए, अपनी भावनाओं को रखने के लिए क्या करेंगे, भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकेंगे, आने जाने की स्वतंत्रता उनको मिल जाती है। और जब आ जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर हो सकता है कि वो जहां गए वहां पर कुछ लोग सेटल भी कर गए, निवास कर गए या ऑलरेडी बस गए। और जब बसेंगे तो खाना पीना तो फ्री में मिलना नहीं है, कोई देगा नहीं, तो क्या करेंगे, खाने पीने के लिए वह अपनी आजीविका चलाएंगे या व्यापार करेंगे। तो आप इसको एक चैनल से याद रखेंगे कि पहले एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कुछ बोला, उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग सहमत हुए, वे लोग मिलकर एक संघ बना लिए, संघ मिलने के बाद वह भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। बसने के बाद क्या होता है, वह निवास करने लगते, वहां पर आजीविका भी करने लगते हैं। तो एक क्रम से इसको हम लोग याद रखेंगे। तो यही है आर्टिकल 19। अब यहां पर क्या दीजिएगा कि इस आजीविका ऑब्लिक व्यापार करने की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है, इसके अंतर्गत ऐसा नहीं कि आप कोई भी अवैध व्यापार कीजिएगा या अनैतिक व्यापार कीजिएगा, अफीम की खेती कीजिएगा, अफीम का व्यापार कीजिएगा या माप तौल कम रखिएगा अपने दुकान में, तो यह आपकी स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो यह आर्टिकल 19 बड़ा ही विस्तृत है। इसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल 20। 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 20 को पुनः 3 सेक्शनों में बांटा गया। 20 का जो भाग है वह 3 सेक्शन में है। क्या क्या है इसको हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पॉइंट क्या है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3। 20 का 1 क्या कहता है, 20 का 1 क्या कहता है, यह जो 1 है वह है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इससे संबंधित एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यह क्या कहता है, यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आज कोई क्राइम किया तो उसको जो दंड मिलेगा आज ही के कानून के अनुसार मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद जो कानून बनता है उसके अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। आप या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल पहले कोई क्राइम किया है और उसका निर्णय आज आया, तो वह निर्णय जो आज आया है वह 2 साल पहले के कानून से ही उसको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज अगर कोई नया कानून बन गया है तो उसको उसमें दंडित किया जाएगा। मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जब आपने क्राइम किया उस समय उसके लिए जो कानून था, जो दंड का प्रावधान था, उसी से आपको दंडित किया जाएगा। यह है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा इसमें क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का 2 दोहरे नाम से स्पष्ट है, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए आपको अगर एक बार दंडित कर दिया गया तो फिर दोबारा उसी क्राइम के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है 20 का 3, यह क्या कहता है, यह कहता है कि किसी भी अपराधी को, किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को भी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है कि उसका वह ब्लड सैंपल लिया जा सकता है जांच के लिए, अगर जरूरत हो तो डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, जरूरत हो तो हस्तलिखित जो उसका होता है प्रमाण वह लिया जा सकता है, लेकिन उसका ब्रेन मैपिंग नहीं किया जा सकता है ना, और नार्को टेस्ट जो होता है वह नहीं किया जा सकता है। तो ये काम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज आपको न्यायालय के निर्देश के अनुसार किया जा सकता है। तो ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आप लोग समझ गए होंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। 20 का 1 क्या कहता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। 20 का 2 क्या कहता है, 20 का 2 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का 3 क्या कहता है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनाए जाने से संरक्षण। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आ जा रहे हैं हम लोग आर्टिकल 21।
21 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा यह महत्वपूर्ण है और यह वैसा अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, प्राण ऑब्लिक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बड़ा ही विस्तृत यह आर्टिकल है और इसमें लगातार कई बार कई चीजों को जोड़ा जा रहा है। जितने भी नए नए चीज आ जा रहे हैं उसमें उसको इसी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। क्या कहता है प्राण और दैहिक, पहला इसमें जीवन का अधिकार, लाइफ का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, एक अच्छे स्टैंडर्ड के रूप में जीने का अधिकार, यह हमारा आर्टिकल 20 में है, जीवन का अधिकार। उसके बाद इसके तहत और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या क्या तो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, आप लोग इस तरह समझिए कि शुद्ध जल या शुद्ध एयर प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। शुद्ध जल प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। ऑब्लिक शुद्ध वायु प्राप्त करना, यह आर्टिकल 21 का भाग है। 21 का इसको 21 में इसको शामिल किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या होता है कि आपकी निजी जिंदगी में कोई भी बिना परमिशन के दखल नहीं दिया जा सकता। जैसे फोन टैपिंग का जो मामला आता है तो उसमें न्यायालय में चैलेंज होता है, तो बिना परमिशन का, बिना किसी ऑथराइजेशन का फोन टैपिंग कैसे किया गया। निजता का अधिकार भी यह हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है जो आर्टिकल 21 में आता है। अगला, उपयुक्त चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। उपयुक्त चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, यह भी हमारा आर्टिकल 21 के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है यह है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर रोक का अधिकार। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को रोकने या धूम्रपान से बचने का किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार। और इसी के तहत देखिएगा सरकार धूम्रपान निषेध अधिनियम लाती है। तो वह हमारा कौन से आर्टिकल का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह है, आप समझ लीजिए कि 21 के क में एक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इसी संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। क्लियर है? 21 के क में क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। अब इसमें ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि यह बना दिया गया, 21 में रखा गया। कौन सा वाद था, कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया? तो वह केस था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसी वाद में, यह बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वाद में यह निर्णय आया कि प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो वह वाद था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। कब आया था? 2002 में। इसी के निर्णय के आलोक में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। क्लियर है? तो आर्टिकल 21 के संदर्भ में आप समझ लीजिए कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जीने का अधिकार प्राप्त है, शुद्ध वायु लेने का अधिकार प्राप्त है, शुद्ध जल प्राप्त करने का अधिकार है, निजता का अधिकार प्राप्त है, उपयुक्त चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है। बहुत सारे पॉइंट इसमें जोड़ेगा और जहां जहां जब भी इस संदर्भ में कुछ आता है तो आर्टिकल 21 में लाया जाता है। और इसी के तहत 21 का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको लाया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 22। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह भी आर्टिकल है 22। क्या कहता है 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 2 पॉइंट है इसमें। पहला है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी क्या होता है?
जब कोई व्यक्ति अपराध किया तो अपराध करने के बाद गिरफ्तारी, लेकिन निरोध क्या करता है, अपराध करने के पहले गिरफ्तार। ये कैसे संभव है? तो कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें अगर पुलिस को यह मालूम चल जाए कि वह क्राइम करने जा रहा है और इससे देश को, राष्ट्र को या किसी व्यक्ति विशेष, समाज को संकट उत्पन्न होने वाला है, तो उसमें निरोधात्मक एक्ट लगाया जाता है। ठीक है, डिटेंशन एक्ट लागू होता है जिसके तहत शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे आप लोग सुनेंगे एक एक्ट है टाडा एक्ट, पोटा एक्ट, एक बहुत सारे एक्ट हैं, कोफेपोसा एक्ट। तो ऐसे एक्ट में क्या होता है कि आपको गिरफ्तार करने, क्राइम करने के पहले ही आपको शक के आधार पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, गिरफ्तारी अपराध के बाद और निरोध से संरक्षण, मतलब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे क्राइम जिसमें आपको शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है, 22 का 1 पारा क्या कहता है, इसमें भी 1 से लेकर 7 भाग है, 21 से 22 7 इतना पार्ट है। तो 22 का 1 क्या कह रहा है, 1 कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के, तो उसमें क्या है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको जानने का अधिकार है कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। क्लियर है? एक गिरफ्तारी आपको स्पष्ट रूप से उसको जो आपको गिरफ्तार करना है बताना होगा कि आपको इस क्राइम के कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा इसी के अंतर्गत क्या है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार वकील करना, यानी अपना संरक्षण, अपना पक्ष पेश करने के लिए आप किसी भी वकील को रख सकते हैं। क्लियर है? 22 का 1 यही कह रहा है। 22 का 2 क्या कहता है, 22 का 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसको उसके निकटतम कोर्ट में पेश किया जाना है। जो आप लोग देखे होंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में इसमें एक पॉइंट है हैबियस कॉर्पस। तो वह कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको उसके निकटतम कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें वह समय शामिल नहीं होगा जो आवागमन में लगे, आने जाने में, कोर्ट आने जाने में जो समय लग रहा है इसमें वह समय शामिल नहीं किया जाएगा। 22 का 3 क्या कहता है, 22 का 3 कहता है कि यह जो ऊपर का 1-2 पॉइंट है, 22 का 1 और 2, यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो किसी शत्रु देश के नागरिक है। शत्रु देश के नागरिक पर यह जो पार्ट है वह लागू नहीं होगा। तब क्या होगा, पहला तो शत्रु देश के नागरिक पर लागू नहीं होगा, और दूसरा जिन व्यक्तियों को निरोधात्मक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उन पर भी यह लागू नहीं होगा। यानी निवारक निरोध के संबंध में जिनको गिरफ्तार किया गया उन पर यह लागू नहीं होगा। तो ये 22 का 1, 2, 3 क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में है। और 3 क्या कहता है कि इसमें इन दोनों के द्वारा जिनको सुरक्षित किया जा रहा है 1 और 2 में, 23 में किस पर लागू नहीं होगा, जो विदेश के नागरिक है या फिर जिनको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अंग में या किस क्षेत्र में या किस आर्टिकल में निवारक निरोध से संबंधित कानून है, टाडा एक्ट, पोटा एक्ट, कोफेपोसा एक्ट, यह किस में है, तो यह है 22 के 4 से लेकर 22 के 7 तक। इसके तहत निवारक निरोध क्या होता है, हम पहले ही बताए कि जब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गंभीर अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है तो वह है निवारक निरोध। इसके तहत क्या होता है कि सुनवाई जो है, आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है तो आप पर वो प्रावधान लागू नहीं होंगे जो अन्य लोगों पर लागू हो रहे हैं। जैसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट करना, आपको अपना वकील, एक पॉइंट उसमें लागू नहीं होंगे। यह एक तरह से समझिए कि यह काफी विवादित भी है, हमेशा इस पर चर्चा होता है और लोग बुलाया जाता है कि यह कर्जन के समय, यह जो कानून जो है एक स्वतंत्रता की पूर्व जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता था तो उसमें इसी कानून का सहारा लिया जाता था, और वर्तमान में उसी का एक प्रतिबिंब जो है भारतीय संविधान में दिखाई देता है, जिसके कारण क्या है कि यह काफी विवादित है। तो
तो आप समझ जाइए आर्टिकल जो है हमारा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार काफी विस्तृत अधिकार है, जो 19 से लेकर 22 में 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेदों में अंकित है और काफी विस्तृत है। इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसमें मैं कंप्लीट करूंगा पूरे मौलिक अधिकार को, वह हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अलावे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रस्तुत करूंगा। तो हमारा पार्ट 3 जरूर आप देखेंगे और इस टॉपिक को विशेष रूप से समझने के लिए मौलिक अधिकार पार्ट 1 भी आप विशेष देख लेंगे, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, कितने भाग में है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। धन्यवाद।